नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में किस तरह से रूपांतरण किया जाता है इसका अध्ययन किया था, और उसी तरह इसके कुछ गणित जो है वो भी हम लोगों ने हल किए थे। प्रश्न संग्रह 24 के भी कुछ गणित मैंने आपको हल करवा के दिए थे, और कुछ गणित जो है वो आप लोगों को होमवर्क के लिए करने के लिए कहा गया था। अभी देखो, इसी पाठ का जो सबसे लास्ट वाला जो अंतिम भाग जो है उसका नाम है पदावली। तो देखो, अभी यहाँ पर पदावली किस तरह से हल किए जाते हैं, इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। अभी ये जो नियम है वो किस तरह से है, इसको देखने के लिए हम लोग पहले एक गणित का अध्ययन करेंगे, और उसके आधार पर पदावली हल करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, और उसी तरह पदावली हल करते समय नियमों का पालन करने से ही अपना उत्तर किस तरह से सही रूप से आ सकता है, इसका भी हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक गणित जो है वो मैंने आपको दो तरीके से हल करके दिखाया है। इसका मतलब देखो, यहाँ पर समझ लो ए नाम का एक लड़का है और बी नाम का एक लड़का है। देखो, एक ही गणित जो है वो दोनों ने ही हल किए हैं, लेकिन दोनों के उत्तर में देखो किस तरह से बदलाव आया है, वही हम लोग इस वीडियो से देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पदावली हल करने के जो कुछ नियम हैं वो हम लोग इस गणित के द्वारा समझ लेने वाले हैं। तो देखो, उदाहरण है, ए नाम का जो लड़का है उसने हल किया उदाहरण, और बी नाम का जो लड़का है उसने भी वही गणित हल किया है। तो देखो, सबसे पहले है ए नाम का लड़का, उसने देखो गणित हल किया है 45 भागे 5 जोड़ 20 गुना 4 ऋण 5। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि पदावली किसको कहते हैं। तो पदावली का मतलब होता है कि जिस गणित में जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सभी क्रिया जो है वो एक ही गणित में आती है, उसको पदावली कहा जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर भाग की क्रिया है, जोड़ की भी क्रिया है, गुना की भी क्रिया है, और ऋण घटाव की भी क्रिया है। चारों क्रिया इस गणित में आई है, इसको पदावली कहेंगे। अभी इस पदावली को हल करते समय तो देखो क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, ए नाम का लड़का जो है उसने ये गणित किस तरह से हल किया है। तो देखो, 45 भागे 5 जोड़ 20 गुना 4 ऋण 12। सबसे पहले क्या किया, 45 भागे 5। तो देखो, 45 भागे 5 यानी 45 को 5 से भाग करना है, इसीलिए उसने क्या किया, पहले 45 भागे 5 किया। तो देखो, 5 9 45, इसलिए उत्तर आ गया 9। उसके बाद कौन सी क्रिया थी, जोड़ की, इसलिए वहां पर जोड़ का चिन्ह जैसा कि वैसा लिखा। उसके बाद देखो, 20 गुना 4 ऋण 12, वो जैसे कि वैसे ही लिखे। उसके बाद अभी देखो, यहाँ पर 45 भागे 5 आया तो उत्तर आ गया 9, इसलिए 9। उसके बाद ये जोड़ का चिन्ह जैसा कि वैसा। अभी उसने क्या किया, तो 20 गुना 4 यानी 20 गुना 4, इसके नीचे अंडरलाइन की है, इसका मतलब उसने ये क्रिया बाद में की। तो 20 गुना 4 कितना आता है, 80 आता है, इसलिए 9, उसके बाद जोड़ का चिन्ह, और 20 गुना 4 किया तो 80। उसके बाद ऋण 12 जैसे कि वैसे, इसलिए वो जैसे कि वैसे लिखे। उसके बाद देखो, उसने क्या किया, 9 जोड़ 80 ऋण 12। तो देखो, उसने फिर क्या किया, जोड़ की क्रिया की। 80 और 9 कितने होते हैं, 79। तो 79 में से 89 में से 12 उसने जो है वो घटाए हैं। तो 89 में से 12 घटाए तो कितना आता है, देखो 9 में से 2 घटाए तो 7, और 8 में से 1 घटाया तो 7, कितने हो गए, 77 उत्तर आ गया। तो देखो, उसने उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे उसने अंडरलाइन करके दिखाया, इसका मतलब क्या है, एक एक क्रिया उसने की है। तो देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, भाग की क्रिया की, इसलिए यहाँ पर लिखा भाग क्रिया। उसके बाद उसने क्या किया, गुना की क्रिया की, इसलिए गुणन क्रिया। उसके बाद जोड़ की क्रिया की, इसलिए जोड़, और उसके बाद उसने क्या किया, घटाव किया इसके लिए। तो इस तरह से उसका उत्तर आ गया। अभी देखो, यही गणित जो है वो बी नाम के लड़के ने किस तरह से हल किया है। तो देखो, सबसे पहले बी नाम का जो लड़का है उसने किया गया गणित वही गणित है, 45 भागे 5 जोड़ 20 गुना 4 ऋण 12। अभी देखो, उसने क्या किया, पहले उसने 45 भागे 5 यानी पहले ये क्रिया की, जो भाग की क्रिया, वैसे ही देखो 5 से 45 को भाग किया तो कितना आता है, 9। जोड़ने के बाद उसने क्या किया, 20 गुना 4 ऋण 12 वैसे कि वैसे लिखे हैं। और फिर उसने देखो 9 जोड़ 20, तो देखो 20 और 9 कितने होते हैं, 29 हो गए। उसके बाद गुना कितना किया, 4 ऋण 12। अभी 29 गुना 4 किया तो कितना आता है, 116। उसमें से उसने कितना घटाया, 12 घटाए तो कितना उत्तर आ गया, 104। इसका मतलब उसने जैसे जैसे क्रिया आई है वैसे वैसे वो करते गया। देखो, एक ही गणित है लेकिन दोनों के उत्तर में कितना सारा बदलाव है। तो इसका मतलब देखो, इसके लिए हमें पदावली हल करने के कुछ नियम मालूम चाहिए। तो अभी इसमें से किसका गणित सही रहेगा, ए नाम के लड़के का कि बी नाम के लड़के का, वो हम लोग अभी पदावली हल करने के जो नियम हैं
उसमें से हम लोग ये जानने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदावली हल करने के नियम। देखो पदावली हल करने का पहला नियम है कि एक व्यंजन में एक से अधिक संक्रिया हो तो सर्वप्रथम गुना और भाग की संक्रिया बाई ओर से दाई ओर दिए गए क्रम से करनी है। यानी देखो कि जो पदावली दी है उसमें अगर ज़्यादा क्रिया होगी एक से अधिक तो उसमें गुना और भाग की क्रिया पहले होगी, तो वो पहले वो क्रिया करनी है। और क्रिया करते समय मतलब इस तरह से दाएं से मतलब बाएं से दाई तरफ जो है वो जाने का है। उसके बाद दूसरा नियम है बाद में जोड़ एवं घटाने की संक्रिया बाएं से दाई और जिस क्रम से हो उसी क्रम करनी है। मतलब पहले गुना और भाग करना है और उसके बाद जोड़ना और घटाना करना है। कोष्टक में एक से अधिक संक्रिया होने पर उपरोक्त दोनों नियमों का पालन करते हुए संबंधित क्रिया पहले करें। यानी अगर कुछ क्रिया अगर कोष्टक में दी है तो पहले कोष्टक वाली क्रिया करनी है, उसके बाद उसके बाहर वाली क्रिया करनी है। और इसके बाद तो इस तरह से ये जो तीनों नियम है, तो इस तीनों नियमों को अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ए नाम के लड़के जो है उसने तीनों नियमों का पालन किया है। इसका मतलब उसने क्या किया, पहले भाग की क्रिया थी इसलिए भाग की क्रिया की, उसके बाद उसने क्या किया, गुना की क्रिया थी तो इसलिए गुना की क्रिया बाद में की, और उसके बाद उसने जोड़ और घटाव की क्रिया की है। तो इसका मतलब ए नाम का लड़का जो है उसने पदावली हल करने का जो नियम है उनका उपयोग करते हुए गणित हल किया है। और ये बी नाम का लड़का जो है तो उसने पदावली के नियमों का उपयोग न करते हुए गणित हल किया है, इसीलिए उसका जो गणित है वो रॉन्ग है। और ए नाम का जो लड़का है उसने जो गणित हल किया है वो सही है। तो इसीलिए हमें भी इस तरह से ए नाम का जो लड़का है इसने जो गणित हल किए है पदावली का, उसी तरह हमें भी ये गणित जो है वो हल करना है। उसके बाद देखो ये जो पदावली हल करने के जो कुछ नियम है इन नियमों का पालन करते हुए हमें गणित हल करना है। उसके बाद पदावली जो होती है तो इस पदावली में क्रियाओं का क्रम जो है वो स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक बार कोष्टकों का उपयोग करना पड़ता है। और इसी तरह कोष्टक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला कोष्टक जो होता है वो छोटा कोष्टक, और छोटा कोष्टक इस तरह से दर्शाया जाता है। इस तरह का जो कोष्टक रहेगा उसको छोटा कोष्टक कहेंगे। उसके बाद बड़ा कोष्टक तो उसको इस तरह से कहेंगे, बड़ा कोष्टक जो होता है इसको इस तरह से कहेंगे। और उसके बाद धनु कोष्टक होता है, तो देखो धनु कोष्टक जो है इस प्रकार होता है। यानी छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और धनु कोष्टक का उपयोग करके ये पदावली जो है वो दिखाई जाती है। और इस तरह से कोष्टक हल करते समय सबसे अंदर के कोष्टक की संक्रिया पहले हल करते हैं और बाद में उसी क्रम से बाहर के कोष्टक की संक्रिया करते हैं। यानी पदावली हल करते समय जो कोष्टक वाली क्रिया है तो उसमें से छोटे कोष्टक वाली, उसके बाद बड़े कोष्टक वाली और उसके बाद धनु कोष्टक वाली, इस तरह से एक के बाद एक कोष्टक की क्रिया पहले करने की है और बाद में कोष्टक के बाहर वाली संक्रिया जो है वो हल करने की है। तो इस तरह से देखो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ पदावली हल करने के नियम पढ़ाए हैं। तो इसमें उन नियमों को आप लोगों को समझ लेने का है और इस वीडियो के द्वारा आपको ये लिखने का है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले ये जो मैंने आपको दो गणित आपको दिखाए हैं ए और बी का, ये दोनों गणित जो है वो आप लोगों को इस तरह से वीडियो देखकर लिख लेने के हैं। और लिखने के बाद आप लोगों को पदावली हल करने के जो नियम है ये तीनों नियम भी अपने कॉपी में लिखने का है और उसको अच्छी तरह से याद रखने का है। और उसके बाद ये जो कोष्टक का जो नियम है, कोष्टक हल करने के जो नियम है, कोष्टक के जो प्रकार है, ये भी आपको अपने कॉपी में लिखने के हैं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न संग्रह 25 जो है उसके गणित हल करके दिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।